भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने के बाद आज पहली बार मैं आप लोगों से ऑफिशियली मुखातिब हो रहा हूँ। एक तो माननीय मोदी जी, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, बाबूलाल मरांडी जी, अमर बावरी जी, इन सबों के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार गोड्डा लोकसभा का जो है भाजपा का उम्मीदवार बनाया। आप सबों का भी शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 15 साल में हमने जिस किसी भी योजना, अनुभव, अपने भविष्य की रूपरेखा के बारे में आप लोगों से चर्चा की, आप लोगों ने उसे खुले मन से स्वीकार कर दिया। जहाँ अच्छाई थी वहाँ अच्छाई, जहाँ बुराई थी वहाँ बुराई थी, उसके बारे में बताया। और आप लोगों ने अपने सूचना तंत्र के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मुझे समय समय पर गाइड किया। इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ। गोड्डा की जनता के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया 2009 के बाद, जिससे काम करने की प्रेरणा माननीय मोदी जी के कारण मिलती रही। और हमने इन 15 सालों में मेरे से जो भी बन पाया, जो भी मेरे मन में था कि एक सांसद के नाते ये काम करना चाहिए, उसको करने का प्रयास किया। लेकिन मनुष्य होने के नाते कई एक बातें ऐसी होंगी कि जो मैंने कहा होगा, करना चाहता था, किसी कारणवश नहीं कर पाया। लेकिन ये जो मोदी जी का तीसरा टर्म होगा, उसमें यदि जनता ने फिर से प्यार आशीर्वाद दिया तो जो भी योजनाएं मैं पूरा नहीं कर पाया उसको पूरा करने का निश्चित तौर पर प्रयास करें। डिटेल मेरे आगे की क्या रूपरेखा है, क्या संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी अभी संकल्प यात्रा में है। आपको पता है कि जगह जगह गांव-गांव गाड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प पत्र होगा। इसके बाद गोड्डा लोकसभा के बारे में मेरा जो एक ब्लूप्रिंट है, संकल्प पत्र है कि आगे 5 साल में मैं क्या करूँ, वो आप लोगों के साथ मैं डिटेल डिस्कस करूँ। इस बीच में मुख्यमंत्री परिवर्तन हुए। नए जो मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, उनको शुभकामना है और उनसे आग्रह है कि झारखंड की जो इमेज बाहर लुटेरों की, भ्रष्टाचारियों की, चोरी, हत्या, डकैती और बलात्कार के राजधानी की हो गई, उसको बचाने में काम करें। पद की गरिमा का हमेशा ख्याल करें। अब जो प्रोजेक्ट राष्ट्रपति महोदया ने या महोदय ने, प्रधानमंत्री जी ने और खुद मुख्यमंत्री जी, ये सारे पद हैं, ये कंटिन्यूटी के पद हैं, कोई व्यक्ति विशेष के पद नहीं, जिसका शिलान्यास, उद्घाटन उन लोगों ने किया है। उसमें जो उनको ऊपर उनके मंत्रियों का और उनके विधायकों का दबाव है, इन चीज़ों से वो मुक्त हो गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि महागामा में 300 बेड का अस्पताल, जिसका कि शिलान्यास 5 मार्च मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस के लोग करवाना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी ने करने से मना कर दिया, वो नहीं है। क्योंकि 300 बेड का जो अस्पताल है वो कोल इंडिया ने अपने CSR फंड से 307 करोड़ रुपया दिया है। वो पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार का है। पूरा का पूरा पैसा मोदी जी के कारण मैं लेकर आया हूँ।
और उसका शिलान्यास 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। 2019 के बाद सरकार चेंज हुई। जब तक सरकार सांस लेती तब तक कोरोना हो गया। कोरोना के बाद कॉस्ट एस्केलेट हो गया। इस कारण से उस भवन को बनने में विलम्ब हो, और उस विलम्ब का फ़ायदा उठा के कांग्रेस, जिसको कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कोई विश्वास नहीं, वो शिलान्यास कराना चाहती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने से मना कर दिया। तो इस तरह का जो दम है, उस पद की गरिमा है, उन्होंने अभी दिखाई है। मैं हमेशा अपेक्षा करूंगा कि चंपाई जी वो दिखाते रहें। लेकिन इस राज्य के लोगों के लिए जो विकास के काम हुए हैं, वो राज्य के लोगों के। यहाँ एम्स बनकर तैयार है, और एम्स फुल फ्लेज्ड फंक्शनल इसीलिए नहीं हो पा रहा है पूर्णतया जिसको होना चाहिए, इमरजेंसी नहीं चालू हो पा रही है। इस कारण से मरीजों को हम कम रख पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि राज्य सरकार को जो चीज़ें वहाँ देनी थी MOU के आधार पर, समझौते के आधार पर, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हुआ, वो 4-5 चीज़ें राज्य सरकार अभी भी नहीं दे रही। इन परिस्थितियों में मुझे माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का शरण लेना पड़ा, और आज भी झारखंड उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई थी। इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल भी सुनवाई हुई, और कल जो राज्य सरकार ने हलफनामा दिया था कि 27 करोड़ रुपया जो वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगनी है, अग्निशमन संयंत्र लगना है, जो कि 22 मंजिला 23 मंजिला बिल्डिंग, उसके लिए 27 करोड़ रुपया हमने दे दिया है। क्योंकि हम वहाँ गए हैं कि वहाँ बिजली जो मिलनी चाहिए निर्बाध, और बिजली के लिए जो ग्रिड स्थापित करना चाहिए वो राज्य सरकार स्थापित नहीं कर रही है पिछले 2 साल से। जो पानी चाहिए वहाँ 3 MLTD, उतना पानी रोज चाहिए, 3 लाख गैलन लीटर उनको पानी चाहिए रोज एम्स को, उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। उसकी व्यवस्था वो कहते हैं कि हम देवीपुर का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसके साथ देंगे। देवीपुर में ही सप्लाई नहीं हो पाता है, एम्स को क्या सप्लाई। तीसरा है कि सेंट्रल स्कूल वहाँ बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा था। रोड तो आप देख ही रहे हैं कि रोड किसी तरह से बना है, अभी भी हम पूर्ण रोड नहीं कर पाए। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाई, इस कारण से रोहिणी का जो फाटक है उसके कारण घंटों घंटों जाम लगता है। इन 4-5 चीज़ों के लिए मैं 2 साल पहले हाईकोर्ट गया, और उसी पर उन्होंने कल हलफनामा दिया। तो हमारे वकील ने कहा कि जो हलफनामा इन्होंने फायर टेंडर के लिए दिया है, ये 1 साल पहले भी यही बात कही कि 27 करोड़ रुपया हमने जो है अलॉट। संयोग ये है कि जो जज अभी सुन रहे हैं इस केस को, माननीय न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, वो पिछले 2-2.5 साल से इस केस को लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के साथ कोर्ट में। तो उनको याद आ गया सारी बात। उन्होंने पिछला हलफनामा देखा, पिछला हलफनामा और आज का हलफनामा एक ही था। तो उन्होंने DG फायर को सौसरीर आज कोर्ट में। अब उन्होंने कहा कि हमने पैसा तो आ गया है हमारे पास, लेकिन ये जो पैसा है उसके लिए जो हमने टेंडर किया है, तो ये 22 मंजिला मकान के लिए फिनलैंड से इसको गाड़ी को आना है, और उसमें कम से कम 24 महीने लगे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि 24 महीने में होगा क्या। तो अभी वो हलफनामा देने वाले हैं कि 10-12 गाड़ियाँ तत्काल जो है हम एम्स परिसर में अपने पूरे स्टाफ के साथ देंगे। दूसरा, सेंट्रल स्कूल के लिए DC देवघर हलफनामा दाखिल करने कहा है कि जल्दी से लैंड, क्योंकि एम्स के कैंपस में ही कई एक लैंड है जो 35-40
एकड़ ज़मीन हमारा है जो आज भी कैंपस के बाहर है, वो हम घेर नहीं पाए हैं किसी कारणवश। जो डिमार्केशन उस वक्त अमीन ने या सीओ ने किया, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप सेंट्रल स्कूल का लैंड इमीडिएटली डिमार्केट करके जो है दीजिए। तीसरा, हमारे वकील कह रहे थे कि एम्स को 3 लाख गैलन लीटर पानी, 79 के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि 79 में पानी ही नहीं है। अब आप लोग देवघर के हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि हमको तो 3 लाख गैलन लीटर से आवश्यकता है, 79 से दे कि पत्थरों से दे कि जयंती से दे या देवीपुर से दे या गंगा से। तो उसके लिए भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि कैसे हम उसको इंश्योर कर सकते हैं। वहाँ ग्रिड जो बनना है, ग्रिड के लिए भी कहा है। ये भी 1 साल पहले ऊर्जा सचिव ने जो हलफनामा दिया था, आज भी वही है। उसके लिए भी कहा है कि फाइनल आप हलफनामा दीजिए। और चौथा, ये जो भिरखीबाद से लेके ये सत्संग तक रोड है, इसको 4 लेन है, और इसके लिए भी PWD को हलफनामा देने के लिए कहा है, जिससे कि हम लोग यहाँ से एम्स मुश्किल से 8-10 मिनट में पहुँच पाए और इसकी अप्रैल में सुनवाई है। मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई कि एम्स में इलाज गरीबों का होना है, महिलाओं का होना है, बच्चों का होना है, बूढ़ों का होना है। इस एम्स में जो झारखंड सरकार पिछले 4 साल से, आपको पता है कि OPD स्टार्ट करना है तो निशिकांत दुबे कैसे उसमें अंदर नहीं जाएंगे, किसी चीज़ का शिलान्यास होना है, ये सारा कुछ मैं देख चुका हूँ। तो मैं अब फोल्डेड हैंड से मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत करिए। अधिकारियों को भी मैं कहता हूँ कि आप जनता का सहयोग करिए, नहीं तो हाई कोर्ट का जो रुख है वो कोई बहुत अच्छा रुख नहीं है, वो आपके कैरियर के लिए मुश्किल पैदा करता है। तीसरी जो बात है जिसके लिए और भी विशेष तौर पर आप लोगों को हमने आमंत्रित किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको बागेश्वर सरकार के नाम से पूरी दुनिया जानती है, वो देवघर 15 तारीख को आ रहे हैं। उनको सभी देश दुनिया के उनके अनुयायी श्रद्धालु उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। हमारे लिए भी सौभाग्य है कि वो देवघर आ रहे हैं। उनकी कथा 15 तारीख को 1 बजे दिन से लेकर 4 बजे तक हमने देवघर कॉलेज में निर्धारित किया है। परसों से ही टेंट, मंच, माइक ये सब बन रहा है। प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से कल हमने ऑफिशियल उनसे परमिशन मांगा है। देवघर कॉलेज मैदान में हमें परमिशन दिया है, हमने प्रशासन को इसकी सूचना दी है, प्रशासन से हमने सहयोग मांगा। प्रशासन से हमारी खुद की भी और हमारे लोगों की लगातार बातचीत चल रही है और हमको लगता है कि जितनी भी संख्या में लोग होंगे, 5000 जो है हमारे वॉलंटियर होंगे जो इस कार्यक्रम को संचालित करने में सहयोग करेंगे। मेरा देवघर और उसके आसपास के लोगों से आग्रह है कि ये सब का कार्यक्रम, इसमें कोई भी आदमी आम और खास नहीं। किसी भी संत महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए या बाबा के दरबार में, या तो सभी आम हैं या तो सभी खास हैं। जो पहले आएंगे वो पहले स्थान ग्रहण करेंगे। हमने केवल वॉलेंटियर, ऑल एक्सेस पास, जो कि व्यवस्था की दृष्टि से उचित है, इसके अलावा हमने किसी प्रकार की, या पत्रकार जिनको कि एक कवर कर, उनके पास के अलावा हमने किसी प्रकार के विशेष पास की कोई व्यवस्था नहीं। तो आप सभी आएँ,
ये आपका कार्यक्रम है। अनुशासित तरीके से कैसे आया जाता है, अनुशासित तरीके से सभी आएँ और अनुशासित तरीके से चले जाएँ। इतनी जल्दी, क्योंकि बागेश्वर सरकार की जब कथा होती है तो उसमें तैयारियों में बहुत वक्त लगता है। कम से कम 2 महीने 3 महीने पहले ही इसकी भूमिका बांधी जाती है। हमारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, चुनाव का भी समय है। तो आप सभी इसमें सहयोग करें, प्रशासन के साथ साथ आप सभी पत्रकार भाई मित्रों से भी सहयोग है। और दूसरा, मेरा देवघर का चुनाव है, देवघर के उन सभी खौफज़्यादा लोगों से आग्रह है कि चुनाव तक अपने खौफ को ख़त्म रखिए। मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार का इंतज़ार करें और कभी भी किसी के सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। मैं तीसरी बार का सांसद हूँ। मैंने राजनीति सम्मान के लिए, और जो 2009 में मैंने कहा था कि मैं जो कहूँगा वही करूँगा, और यदि मैं विकास नहीं करूँगा तो मैं कभी वोट मांगने नहीं जाऊँगा। इन 15 सालों में मैंने इन बातों का हमेशा ख्याल रखा है। तो उन खौफज़्यादा लोग जिनको कि सम्मान की कमी है, कम से कम दूसरे के, क्योंकि मेरे भी भाई हैं, बहन हैं, वाइफ है, माँ हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं और समाज में मेरे भी दोस्त हैं। और वो वोटर जो मुझे मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, उनके विश्वास को नहीं तोड़ना। क्योंकि यदि मैंने कुछ कह दिया तो उस बात का सम्मान रखिए कि मैंने जो कहा वही सत्य है। इसके आगे और पीछे कोई सत्य नहीं।